नमस्ते दोस्तों। कहा जाता है कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। ये पूर्णतः कोरिलेट आप लोग कर सकते हैं यूपीएससी से या फिर स्टेट पीसीएस से। इतना ज़्यादा हर्डल्स आते हैं लाइफ में, पर्सनल लाइफ और फिर एजुकेशन के लिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो या फिर और भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो। तो इससे जो उभर जाता है, इसको जो बैलेंस करने में कामयाब हो जाता है इन समस्याओं को, उसी को ये कामयाबी मिलती है और उसी का सक्सेस मिलता है लाइफ में। तो इसे ध्यान रखिए और कड़ी मेहनत करिए जिससे कि आपका लक्ष्य जरूर प्राप्त हो सके। तो आगे इस सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का जो डेट है वो 27 नवंबर 2023 है और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज है। हम लोग एक बर्ड लोकेशन डिस्कस करेंगे जो है सियरा लियोन। मेनली ये जो देश है वो वेस्टर्न अफ्रीका में है और इसके उत्तर में गिनी है, इसके दक्षिण पूर्व में लाइबेरिया है, इसके दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक ओशन है। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। इसी कुछ नदियां हैं जैसे कि सेवा नदी, जोंग नदी, उसके बाद लिटिल अस्कारसी नदी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद इसके जो कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ हैं जैसे लोमा मनास, सभी चीजों को हम लोग विस्तार से देख लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमेशा लोगों की अदालत के रूप में कार्य करूंगा और यह सब कहा गया है संविधान दिवस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है। तो कब था संविधान दिवस? 26 नवंबर। तो 26 नवंबर क्यों महत्वपूर्ण है? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया था, इन्फोर्स किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अडॉप्ट है, ये फोर्स में लाया गया था। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और क्या क्या संशोधन किए गए हैं। एक बार प्रियम्बल में जो संशोधन किया गया है 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, उसमें क्या क्या चीजें थी, सभी चीजों को, जैसे समाजवादी हो गया, पद निरपेक्ष हो गया, अखंडता हो गया, तीनों चीजों को हम लोग ध्यान से देख लेंगे और भी जो चीज जरूरी होगी वो सारी चीजों को देख लेंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है संविधान दिवस के उपलक्ष्य पे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब अगला आर्टिकल है हिमालय क्षेत्र में निर्माण कार्य में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अभी हाल ही में 2-3 घटनाएं लगातार हो गई है, लगातार लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, उसके बाद फिर कहीं पे अचानक से बाढ़ आ जाती है और अभी सुरंग में जो 15 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं, उसका भी कहीं ना कहीं कारण है ईआईए का सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इसी को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे कि क्या होता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और इसके प्रोसेस क्या क्या है, क्यों ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है खासकर हिमालयन क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, तो ध्यान से इसको हम लोग मेंस के फॉर्मेट में पूरा का पूरा पॉइंट वाइज पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है कि शहरी प्रदूषण से निपटने के लिए हमें विद्युतीकरण का आवश्यकता है बहुत बड़ी मात्रा में। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। खास में इसमें मेनली कहा गया है जो ईवी होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने की बात की गई है। ट्रकों की बात की गई है, ट्रकों का लगातार बेड़ा बढ़ता जा रहा है हमारे देश में। जो माल ढुलाई का सबसे बड़ा भाग जो है वो ट्रकों से उपयोग में लाया जाता है। तो यही कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि ट्रकों को अब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, और जैसे कि अभी 3 पहिया वाहन जो है उसका उपयोग लगभग 50% जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में किया जा रहा है। तो इसी के लिए कहा जा रहा है कि जो डीजल हम लोग उपयोग करते हैं खासकर ट्रकों के लिए, उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा शहरों का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो प्रभावित हो जाता है। अभी लगातार बहुत से शहरों में, चाहे दिल्ली हो, दिल्ली का तो स्थिति बहुत ही खराब था, या मुंबई हो या फिर और भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, सभी की हालात कुछ ना कुछ बहुत ही बदतर स्थिति में है। ठीक है, तो इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे राइटर कहते हैं मेनली ट्रकों पे ध्यान दिया गया है और ग्रीन कॉरिडोर को बनाने की बात की गई है, जिससे कि पहले एक बार चेक करने की बात की गई, लगभग 500 किलोमीटर तक एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए जिससे कि चेक किया जाए कि इसमें क्या क्या लाभ होते हैं। लेकिन वहाँ जो हर्डल है, खास के इलेक्ट्रिक चार्जिंग होगी और इतनी बड़ी मात्रा में जो प्रोडक्शन होगा उसका जो वित्त पोषण फंडिंग कहाँ से किया जाएगा, सारी चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा एक बर्ड लोकेशन जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सियरा लियोन। सियरा लियोन जो है वो मेनली पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है जो जिसके उत्तर में गिनी है, दक्षिण पूर्व में लाइबेरिया है, दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। एक चीज और याद रखिएगा
कि कैपिटल क्या है इसका, तो इसका कैपिटल जो है फ्री टाउन है। ठीक है, अब इसकी प्रमुख नदियां देख लेते हैं, जैसे सेवा नदी हो गया, जोंग नदी हो गया, लिटिल अस्कारबी नदी हो गया, उसके बाद रोकेल नदी हो गया, मोआ नदी हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये ध्यान रखने की पॉइंट है कि सियरा लियोन में लगभग 566 नामित पहाड़ हैं। इसमें सबसे ऊंचा और सबसे प्रमुख पर्वत जो है वो लोमा मनाश है। इसको अब हम लोग मैप में देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग वर्ल्ड मैप में देखें तो ये अफ्रीकन कंटिनेंट में वेस्टर्न पार्ट में है, देख सकते हैं, और ये इक्वेटर के नॉर्थ में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अब इसका पूरा का पूरा फिगर देख लेते हैं। जैसे सियरा लियोन यहाँ पे है और इसका जो कैपिटल है वो सियरा लियोन के सबसे वेस्टर्न में है, मतलब कि ये कोस्टल एरिया में है, फ्री टाउन। ठीक है, जो अटलांटिक ओशन के कोस्टल एरिया में है। ये लाइबेरिया है और गुयाना, जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसकी मुख्य बातें बस इतना ही था, आज न्यूज में था, इसी के लिए हमने इसे डिस्कस कर लिया। धीरे धीरे ही सारी चीज़ों हम लोग जब धीरे धीरे एक एक मैप डिस्कस करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जिसमें हमें लगभग सारा मैप का कुछ ना कुछ याद होगा। एटलीस्ट इतना तो लोकेशन याद ही हो जाएगा कि कौन सा कंट्री या आइलैंड किस क्षेत्र में है। ठीक है, जिससे आपको ऑप्शंस को छांटने में आसानी होगी। अभी तो यूपीएससी का पैटर्न बदल गया है कि आपको सारी चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर याद रखना होगा। ठीक है, इसी के लिए लगातार प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक दिन पढ़ने से चीज़ें याद नहीं रह पाती है, लेकिन लगातार थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो हम लोग बेहतर तरीके से हर चीज़ को याद रख पाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये जो आर्टिकल मेनली आया है कॉन्स्टिट्यूशन डे के कारण आया है, जो 26 नवंबर को था। ठीक है, 26 नवंबर को ही हमारा संविधान 1949 को बन के अंगीकृत किया गया था। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये दोनों चीजें याद रखेगा। और इंग्लिश में भी अगर याद रख सकते हैं, अडॉप्ट किया गया था और यहाँ पे इन्फोर्स किया गया था। ठीक है, तो इसी को हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं कि इसके उपलक्ष्य पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया उसके उपलक्ष्य पे चीफ जस्टिस के द्वारा क्या क्या कहा गया। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने रविवार को कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों पर आधारित संविधान द्वारा संचालित भारत के विचारों को बरकरार रखना वर्तमान पीढ़ी का सर्वोत्तम कर्तव्य है। ठीक है, तो इसी की बात की गई है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखने की बात की गई, समानता को कायम रखने की बात की गई और भाईचारे को कायम रखने की बात की गई है। आगे यहाँ पे कहा गया है, जब हम आज कहते हैं कि हम संविधान को अपनाने का सम्मान करते हैं तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण हम इस तथ्य का सम्मान करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में संविधान का अभी अस्तित्व बचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में संविधान का मदद लिया जाता है। ठीक है, संविधान का उपयोग किया जाता है। तो इसी पे कहा जाता है कि मुख्य न्यायाधीश के शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष जो है वो लगभग 75 वर्ष प्रवेश कर चुकी है। आगे कहा जाता है कि आम आदमी को अदालतों का दरवाजा खटखटाने से नहीं डरना चाहिए। अदालतें जो है वो संवैधानिक शासन का विस्तार है। पिछले 7 दशकों से सर्वोच्च न्यायालय ने जनता की अदालत के रूप में कार्य किया है और हजारों नागरिकों को इस विश्वास के साथ उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं जिससे उन्हें न्याय सुनिश्चित होता है। तो इसी के उपलक्ष्य पे हमारे देश के अभी राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने कहा है कि मुर्मू ने न्यायाधीश की भर्ती के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की भी एक आह्वान की है, जिससे कि प्रतिनिधित्व जो है वो न्याय के क्षेत्र में बढ़ेगा। अभी भी बहुत कम जज हैं अगर हम लोग अपना वर्तमान का जनसंख्या देखें उसके परिप्रेक्ष्य में। इसी के लिए यहाँ पे आह्वान किया गया है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा शुरू की जाए, जिस तरह से यूपीएससी है। ठीक है, उसी तरह ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को बढ़ाने की बात की जा रही है। आगे कहा जाता है कि संविधान दिवस क्या है। यह हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 1915 को 26 नवंबर, तो ये याद रखिएगा कि 19 नवंबर 1915 से ही को 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए भारत सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया गया। तो ये उसके बाद से ही मनाया जाने लगा संविधान दिवस, 19 नवंबर 2015 के बाद से। ठीक है, उसके बाद संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो 1934 में एम.एन. रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा पे विचार रखा। उसके बाद 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव कराए गए। उसके बाद भारत का संविधान जो है वो संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। भारत की संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए
कई समितियों की नियुक्ति की। यहाँ पे 8 प्रमुख समितियों की बात की जा रही है, जैसे प्रारूप समिति जो बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा संचालित किया गया। उसके बाद संघ शक्ति समिति, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। संघ संविधान समिति, उसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। प्रांतीय संविधान समिति, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। उसके बाद मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति की भी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। उसके बाद प्रक्रिया समिति के नियम की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। यहाँ से भी लगातार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, यूपीएससी में भी बनते हैं और स्टेट पीसीएस में भी बनते हैं। उसके बाद स्टेटस कमेटी, मतलब कि राज्यों के साथ बातचीत करने के लिए जो समिति बनाएगी, उसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। संचालन समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये थे प्रमुख 8 समितियां, इसे ध्यान रखिएगा, लगातार सवाल आते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भारत के संविधान के बारे में मुख्य तथ्य क्या है? तो विश्व का सबसे लंबा संविधान है जो भारत का संविधान है। तो देख सकते हैं कि भारत के संविधान में दोनों विशेषताएं शामिल है, एकात्मक भी और संघीय भी। तो जैसे संघात्मक में क्या होता है कि दोहरी सरकार, लोकसभा, राज्यसभा, या फिर केंद्र में भी अलग सरकार है, उसके बाद स्टेट में भी अलग सरकार है, और राज्य केंद्र की शक्तियों में विभाजन किया गया है। संविधान की कठोरता है, उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, ये जो विशेषता है ये संघात्मक विशेषता है। एकात्मक विशेषताओं में संविधान का लचीलापन, उसके बाद राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो असमान है। ठीक है, उसके बाद आपातकाल के दौरान 356 से डराया जाता है स्टेट गवर्नमेंट पे। उसके बाद एकल नागरिकता है, एकीकृत न्यायपालिका है, राज्यपाल की नियुक्तियां, ये सब जो है एकात्मक विशेषताएं हैं। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत चुनावी मशीनरी, राज्यों के विधेयकों पर वीटो, एकीकृत ऑडिट मशीनरी, तो ये सारी जो मैंने विशेषताएं बताई सारे एकात्मक है। अब आगे देख लेते हैं कि भारत का जो सरकार है वो संसदीय स्वरूप का है। उसके बाद संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां टाइप या मुद्रित नहीं की गई थी, इन्हें हस्तलिखित किया गया था, और अब इन्हें संसद के पुस्तकालय में हीलियम से भरे डिब्बे में रखा गया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे ने भारत के संविधान की अनूठी प्रतियां लिखी थी। तो याद रखिएगा नाम, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारत का संविधान मूल रूप से अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया था। भारतीय संविधान की मूल संरचना जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। तो भारत के संविधान ने भी अपनी कुछ विशेषताएं बहुत से देशों से उधार भी ली है। और आगे हम लोग देख लेते हैं जैसे संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या संशोधन किए गए हैं। ठीक है, अब तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया, जिसमें 3 नए शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों याद रखिएगा। ठीक है, और बहुत सी चीजें जो है हम लोग विदेशों से लिए, चाहे वो यूके हो मतलब कि ब्रिटेन, यूएसए हो, आयरलैंड हो, आयरलैंड से जैसे डीपीएसपी को लिए हैं। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो, समवर्ती सूची, रूस हो, रूस से क्या लिए हैं हम लोग, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से क्या लिए हम लोग, संशोधन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अमेरिका से तो बहुत सी चीजें लिए हैं न्याय के लिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। जर्मनी भी याद रख सकते हैं, जर्मनी जो है वो आपातकाल। उसके बाद ब्रिटेन से संसद लिए हैं, संसदीय प्रणाली लिए हैं। ठीक है, उसके बाद एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखेगा, ये सब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसी पे एक सवाल है, ध्यान से देखिएगा ये सवाल, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ठीक है, तो ऑप्शन ए है एक लोकतांत्रिक गणराज्य, उसके बाद एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष, ध्यान रखिएगा धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, उसके बाद एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो यहाँ ध्यान रखने की बात है कि ये 42वें संशोधन में लाया गया है, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष। ठीक है, समाजवादी, तो ये सब तो होगा नहीं। उसके बाद संप्रभु भी था, तो यहाँ था नहीं, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पे 26 जनवरी 1950 के समय जो भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति थी वो थी एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, गणराज्य का मतलब कि एक राज्य का जो सर्वोच्च पद हो उसे एक आम जनता के लिए खुला रखा जाता है। वही ब्रिटेन में वो
पीढ़ीगत चलता है, ठीक है, एक ही परिवार से लोग राजा बनते हैं, परंतु यहाँ का जो राष्ट्रपति का पद है वो चुनाव के द्वारा चुना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि हिमालय क्षेत्र में निर्माण कार्य में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि लगातार जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, अभी हाल ही में जो चार धाम प्रोजेक्ट चल रहा था उसी में 41 मजदूर फंस गए हैं, जो लगभग 15 दिनों से फंसे हुए हैं। तो ये सारे चीजों को अभी हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ठीक है, जिससे कि हिमालय क्षेत्र में निर्माण सावधानी से किया जाए। तो हिमालय क्षेत्र को पर्यावरण प्रभाव आकलन मतलब कि EIA, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये बहुत जरूरी है के रूप में पर्यावरण मानकों के एक अलग सेट बनाने की आवश्यकता है। उसके बाद पर्यावरण प्रभाव आकलन, जो पर्यावरण प्रभाव आकलन संयुक्त राष्ट्र UNEP मतलब कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन से पहले उसके पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान करने के लिए एक उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसी को EIA कहते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसलिए सबसे पहले एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको ही सबसे पहले असेसमेंट किया जाता है। इसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्यावरण प्रभाव आकलन। आगे कहा जाता है इसकी विशेषताएं क्या है, जैसे मैंने फिगर में दिया है, सिंपली देख सकते हैं, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, सर्टेनिटी आएगी, पार्टिसिपेशन होगा, सारी चीजें, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगा, क्रेडिबिलिटी आएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको सिंपली कहा जाता है EI जो है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है टू आइडेंटिफाई फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब कि भविष्य में जो समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी उसी को पहचान करने के लिए कहा जाता है ऑफ अ करेंट और प्रपोज्ड एक्शन, जो अभी आने वाली परियोजना है या परियोजना चल रही है, जो फ्यूचर में समस्याएं उत्पन्न हो गई उसी को चिन्हित करने के लिए इस तरह का ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसको EIA कहते हैं, ठीक है। इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। देख सकते हैं, सबसे पहले इसका प्रोसेस देख लेते हैं, जैसे सबसे पहले साइट सिलेक्शन की, कहाँ पे रोड निर्माण होगा या फिर और भी निर्माणकारी कार्य होंगे, उसके बाद दूसरा कंडक्ट EIA, तीसरा जो है वो अप्लाइंग फॉर NOC मतलब कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसके बाद SPCG अरेंजमेंट पब्लिक हेयरिंग, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर एनवायरमेंटल क्लियरेंस, ठीक है, उसके बाद फिर रिव्यू बाय एनवायरमेंटल अप्रिशिएबल कमिटी। तो इतना बड़ा प्रोसेस होता है तभी EIA पास करता है। इसी के लिए जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं या जितने भी बड़े निर्माण हो रहे हैं वहां पे EIA का बहुत ही महत्व रखता है, वहां पे EIA का बहुत ही महत्व हो जाता है। इसीलिए इसके सर्टिफिकेट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और लूप होल नहीं निकालना चाहिए। अभी बहुत से पॉलिटिशियन और जो रूलिंग पार्टियां हैं वो लगातार इसके लूप होल निकाल रही है, मैं एक बार वीडियो में बताया भी था, ठीक है। तो इसी को पढ़ लेते हैं कि EIA की विशेषताएं क्या क्या है। तो यह उपकरण प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए विभिन्न विकल्पों की तुलना करता है, विभिन्न परिदृश्यों के सभी संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की भविष्यवाणी और विश्लेषण करता है। EIA उचित समन मतलब कि मिटिगेशन रणनीतियां तय करने में भी मदद करता है। EIA प्रक्रिया के लिए व्यापक विश्वसनीय डेटा की आवश्यकता होगी और यह तभी परिणाम देगा जब इसे परियोजना के संबंध में सबसे उपयुक्त, प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया हो। इसीलिए आधारभूत डेटा जिसके आधार पर भविष्य के संभावित प्रभावों की भविष्यवाणी की जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब भारत में EIA का क्या प्रभाव है, तो जनवरी 1994 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, याद रखिएगा 1986, EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुछ निर्दिष्ट नई परियोजनाओं की स्थापना और विस्तार के लिए EC मतलब कि पर्यावरणीय मंजूरी को अनिवार्य बनाने के लिए पहली बार EIA अधिसूचना जारी किया और कुछ विशिष्ट गतिविधियों का आधुनिकीकरण किया। तो ये सबसे पहली बार 1986 के एक्ट के द्वारा लाया गया 1994 में, ठीक है। बाद में इसे EIA 2006 अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए 2020 में एक मसौदा EIA जारी किया, जिसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ा क्योंकि इसे उद्योग समर्थक और पारिस्थितिकी चिंताओं से समझौता करने का वाला माना गया था। इसलिए इस पे बहुत सा क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि ये उद्योगों को बढ़ावा दे रहा है और जो हमारा इकोसिस्टम है उसको कहीं ना कहीं हरास कर रहा है, ठीक है। अभी एक मुद्दा है ही जो अंडमान निकोबार में भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है शुरू होने वाला, उसमें बहुत सी समस्याएं भी है। मेनली वो किया जा रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए और हिंद महासागर पे अपना सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, लेकिन वहाँ पे जो हमारा पर्यावरण संबंधित बहुत सी समस्याएं हैं
परंतु उसे ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है। तो इसी पे बात की जा रही है, ईआईए का जो क्रेडिबिलिटी है उस पर बहुत सारा सवाल भी उठाया जाता है कभी कभी। तो भारतीय हिमालयी क्षेत्रों और अलग ईआईए की आवश्यकता, मतलब कि भारतीय हिमालयी क्षेत्रों के लिए एक अलग ईआईए, उसके अलग मेजर्स की आवश्यकता है। तो अक्टूबर की शुरुआत में सिक्किम में तीस्ता बांध का टूटना, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आई बाढ़, भूस्खलन, उसके बाद अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो सुरंग का घटना हुआ जिसमें 41 मजदूर फंसे हुए हैं। तो ये सारे जो घटनाएं हैं याद दिलाते हैं कि हमारा जो विकास मॉडल हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर, विशेषकर पहाड़ों में कितना कहर बरपा रहा है। ठीक है, तो पर्यावरण पर इसके प्रभाव के संदर्भ में किसी महत्वपूर्ण विकास की जो योग्यता है उसका आकलन करना अनिवार्य है कि किस तरह का वहां पे निर्माण कार्य हो रहा है। तो सरकार के सभी स्तरों पर भारतीय हिमालयी क्षेत्र की विशेष जरूरतों के बारे में बहुत ही गहराई से जागरूक होने के बावजूद क्षेत्र की कमजोरियों और नाजुकता पर भी अलग से विचार नहीं किया जाता है, खासकर हिमालयी क्षेत्रों में। अब चुनौतियां क्या क्या है, तो एक आकार सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। क्लियर कहा जाता है कि कोई भी एक कार्य जो है वो हर एक क्षेत्र में उपयुक्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसी की बात की जा रही है, जैसे कि कोई भी नियम अगर नॉर्थ के लिए बनाया गया, नॉर्थ इंडिया के लिए, तो वो नियम साउथ के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा। कोई भी कोस्टल एरिया के लिए बनाया गया तो वो हिमालयन रीजन के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा। ठीक है, तो यही बात कहा जा रहा है, एक आकार सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। तो अपनी विशेष जरूरतों के बावजूद और पूरे देश के लिए अत्यधिक पारिस्थितिकी महत्व का क्षेत्र होने के बावजूद यह जल और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के प्रदत्त रूप में भी कार्य करता है। सबसे बड़ी मात्रा में इसी क्षेत्र से गंगा और यमुना जैसे दो बड़े नदियां आती है। ठीक है, जो बारहमासी है, हिमालयी नदियां हैं। तो इस क्षेत्र को देश के किसी भी अन्य हिस्सों की तरह नहीं माना जाना चाहिए। उसके श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण की अनुपयुक्ता, जैसे भारतीय नियामक प्रणाली एक श्रेणी प्रसिद्ध दृष्टिकोण, एक विभेदीकरण, एक विभेदित जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण का उपयोग करती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कोई परियोजना संरक्षित वन, आरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान या महत्वपूर्ण बाघ निवास स्थान के भीतर आ रही है या नहीं। ठीक है, तो इसी की बात यहाँ पे किया जा रहा है। अनियोजित शहरीकरण, अनप्लैंड अर्बनाइजेशन, अनियोजित और अनधिकृत निर्माण के कारण पानी का प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है, जब उत्तराखंड का हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें भी ये चीजें, सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः लगातार भूस्खलन होता है। तो पिछले कुछ दशकों में बढ़ते निर्माण, उसके बाद जल विद्युत परियोजनाएं और राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के कारण हिमालय की वहां पे ढलाने बेहद अस्थिर हो गए, वहां पे लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा होने लगा है। जैसे बांधों का निर्माण, अनेक प्रकार का बांधों का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि वहां अर्बनाइजेशन तेजी से किया जा रहा है, शहरीकरण हो रहा है। तो जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वहां पे बांध बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण हमें दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। उचित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के बिना कई बांधों के निर्माण से कृषि योग्य भूमि और जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट जलमग्न हो सकते हैं। जलाशयों के निर्माण से न केवल घाटी के आवास जलमग्न हो जाएंगे बल्कि ग्रामीण विस्थापित भी हो जाएंगे, गांव के गांव बह जाएगा। उसके बाद मत्स्य पालन, मछली पारिस्थितिकी तंत्र पर बांधों का प्रभाव भी चिंताजनक है। उसके बाद तनाव में पारिस्थितिकी तंत्र, जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिकरण, वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण जो हमारा नाजुक पारिस्थितिकी है, जो हमारा इकोसिस्टम है, उसका ह्रास होता है, लगातार उस पर टेंशन बना हुआ है। उसके सामान्य खतरे जो है वो वनों की कटाई हो रही, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है। उसके बाद प्रतिबंधित भूमि का पर दबाव भी बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद चरम स्थितियों के प्रति संवेदनशीलता, हमारे पास पर्याप्त प्रणालीगत समझ है कि हिमालय जो है वो स्वाभाविक रूप से भारी बारिश, अचानक बाढ़ और भूस्खलन जैसे चरम मौसम स्थितियों के बारे में संवेदनशील है और भूकंपीय रूप से सक्रिय है। तो जलवायु परिवर्तन ने इन पारिस्थितिकी तंत्र में भेद्यता की एक और परत जोड़ दी, और अभी वर्तमान समय में जो क्लाइमेट चेंज लगातार हो रहा है, जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इसके कारण और भी जो समस्याएं उत्पन्न ज्यादा होने लगी है, खासकर हमारे हिमालयन रीजन में। ठीक है, तो सुझाव क्या दिया जा रहा है, वे फॉरवर्ड। तो इन पहाड़ों की जरूरतों को ईआईए के सभी 4 चरणों में संबोधित किया जाना चाहिए, जैसे स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, उसके बाद पब्लिक से एडवाइस, सार्वजनिक परामर्श और मूल्यांकन, उसके बाद रिव्यू करने की आवश्यकता है। तो ये चारों पॉइंट याद रखिएगा, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, उसके बाद सार्वजनिक परामर्श, मूल्यांकन। तो पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता वाली
परियोजनाओं और गतिविधियों का पैमाना इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। और अधिसूचना के अंत में सभी जो परियोजनाएं हैं, जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, इसके लिए अनिवार्य सामान्य शर्तों में आईएचआर या एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर के पहाड़ों के बारे में या कुछ निर्दिष्ट विशेषताओं के साथ एक खंड भी हो सकता है, जो प्रोजेक्ट प्रस्तावक के दायित्व को बढ़ा सकता है, कि मतलब इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते। और क्या क्या मेजर्स बनाए गए, नए नए मेजर्स बनाने की मेनली बात की जा रही है राइटर के द्वारा, खासकर हिमालयन रीजन में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद परिश्रम पूर्वक उपयोग किए जाने वाले ईआईए देश में सतत विकास की दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए आईएचआर में पर्यावरण प्रशासन के शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली नियामक उपकरण हो सकते हैं। सिंपली आईएचआर को इंडियन हिमालयन रीजन ही कहा जाता है। अब वे फॉरवर्ड देख लेते हैं आगे का रास्ता। तो सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले आबादी के विकास से वंचित करना घोर अन्याय है, लेकिन वास्तविक मुद्दा हमेशा पर्यावरणीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए विकास को करना ही आवश्यक है। बहु विषयक विशेषज्ञ टीमों द्वारा ऐसी बस्तियों का विस्तृत सर्वे करना चाहिए, सर्वेक्षण करने की तत्काल आवश्यकता है, जिससे पता चल सके कि कौन सा क्षेत्र ज्यादा नाजुक है, ठीक है, और कहाँ पे कितना प्रेशर झेला जा सकता है मशीनों का, तभी वहां पे विकास के कार्य किए जाएं। इसी संबंधित एक सवाल है जिसे आप लोग देख लीजिए। भारतीय हिमालयी क्षेत्र को किन पारिस्थितिकी खतरों का सामना करना पड़ रहा है वर्तमान समय में? देश के बाकी हिस्सों की तुलना में हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरण मानकों का एक अलग सेट रखने की आवश्यकता की जांच करें, जो अभी डिमांड की गई है ईआईए से संबंधित। उसी समय सवाल है, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, जो भी समस्या हो कमेंट करके बताएं, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन टू टैकल अर्बन पॉल्यूशन, मतलब कि शहरी प्रदूषण से निपटने के लिए विद्युतीकरण को बड़े स्तर पे आगे लाने की आवश्यकता है। यहाँ पे मेनली कहा जा रहा है जो हमारे व्हीकल्स हैं, व्हीकल से सबसे ज्यादा हमारा प्रदूषण फैल रहा है शहरों में, ठीक है। तो उसी के लिए कहा जा रहा है ज्यादा से ज्यादा जो व्हीकल्स डीजल को दूर कर देना है, पेट्रोल को दूर कर देना है, ठीक है। और जो हमारे बैटरी से संबंधित होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है। लगभग 50% जो है, जैसे कि 3 व्हीलर हो गए, ऑटो हो गए, उसका उपयोग अब होने लगा है इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में। परंतु यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या है ट्रकों का। तो इसी के बारे में हम लोग राइटर से पढ़ लेते हैं। तो इसी के बारे में देख लेते हैं कि राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे शहरी प्रदूषण से निपटने के लिए विद्युतीकरण की आवश्यकता है। इस साल कई दिनों तक कई भारतीय शहरों में जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा, वायु गुणवत्ता सूचकांक, वो रेड जोन में रहा। वायु प्रदूषण में बार बार वृद्धि कारण लाखों लोगों की गंभीर स्वास्थ्य खतरों का सामना करना पड़ रहा है। तो यह स्पष्ट है कि मिटिगेशन रणनीति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दिल्ली से संबंधित 2 प्रमुख अध्ययनों से पता चला है कि शहरी उत्सर्जन जो 2015 और TERI स्टडी, मतलब कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इसी के अध्ययन जो 2018 के अनुसार कहा गया कि शहरी धुंध में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता जो है, वो सबसे ज्यादा जो योगदान देता है PM 2.5 और PMTN, मतलब पार्टिकुलेट मैटर्स, ठीक है, प्रदूषण है, जो परिवहन और निर्माण क्षेत्र से सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो ये फिगर भी देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे कहा जाता है कि ट्रक बेड़े में वृद्धि, लगातार जो ट्रकों में जो माल की ढुलाई हो रही है, तो उसके उपयोग के लिए जो ट्रकों की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। पहले से चल रहे 70 लाख ट्रकों के बेड़े में हर साल लगभग 9 लाख नए ट्रक भारतीय सड़कों पर जुड़ते हैं। भारत सालाना ट्रकों पर 2 ट्रिलियन टन से अधिक माल ढोता है। यह ट्रक जो है वो भारतीय तेल आयातक का 1/4 से अधिक तेल उपयोग करता है। और सड़क परिवहन CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, उसमें लगभग 90% से अधिक योगदान देता है ये ट्रक के द्वारा जो भी इमिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो उभरती अर्थव्यवस्था में सड़कों के बढ़ते नेटवर्क के बीच ट्रक बेड़े की वृद्धि दर जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये सभी नए ट्रक जो हैं वो डीजल से चलने वाले आंतरिक दहन इंजन वाले वाहनों द्वारा संचालित होते हैं। जैसा कि आज है, तो हमारे शहरों में PM 2.5 प्रदूषण के बड़े हमले का सामना करना पड़ सकता है। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। इतने तेजी से जो ट्रकों की संख्या बढ़ रही है, अगर ये चलते रह गए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से, मतलब कि पेट्रोल का और डीजल का उपयोग करते रहे, तो हमारा जो शहरों की स्थिति है और भयावह हो सकता है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो और भी भयावह स्तर पे जा सकता है। भारत के 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए $285 बिलियन
के वित्त पोषण की आवश्यकता है, ऐसा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा कहा गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आगे कहा जाता है कि भारत में पहले से ही रेल माल परिवहन का विद्युतीकरण हो चुका है, लेकिन यह देश के लिए बहुत ही काफी नहीं, क्योंकि जो रेलवे से माल की ढुलाई होती है मात्र 20% ही होती है, और सड़कों पर भारत की इलेक्ट्रिक वाहन प्रवेश दर 6% के आंकड़े को पार कर गई है। लेकिन अग्रिम लागत और चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियादी ढांचे की बाधाओं के कारण जो इलेक्ट्रिक ट्रक हैं एक चुनौती बना हुआ है। मतलब कि ट्रकों का इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में अभी लाया नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में भारत में जो चार्जिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है वो अभी भी बाधा है। तो यह सराहनीय है कि सरकार जो है वो बहुत बड़े स्तर पे विद्युतीकरण को बढ़ावा दे रहा है और बस एग्रीगेटर्स के लिए विद्युतीकरण लक्ष्य निर्धारित कर रही है। हालांकि यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है जो डीजल ट्रकों और धूल समन पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण पीएम जो पार्टिकुलेट मैटर्स है इसकी बात कहा जा रहा है कि पार्टिकुलेट मैटर्स पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। यह ऊर्जा सुरक्षा परिप्रेक्ष्य और स्थिरता दृष्टिकोण दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अभी वर्तमान में समय की मांग क्या है, तो तत्कालिकता के इस युग में जहां हर सांस मायने रखती है, तेजी से समाधान तैनात करना सर्वोपरि। भारत में 2030 तक 7,750 ई ट्रकों की हालिया मांग है। अगर यह पूरा हो जाती है तो देश में 2050 तक 800 बिलियन लीटर से अधिक डीजल बच जाएगा, अगर ऐसा 2030 में पूरा हो जाता है। हालांकि 2050 में भारतीय ट्रक बेड़े के 1.7 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने की आवश्यकता है। इसलिए ई ट्रकों में बदलाव की गति पर अंकुश लगाने की जरूरत है। अकेले सार्वजनिक वित्त पोषण आवश्यकता परिवर्तनकारी पैमानों को पूरा नहीं कर सकता। हालांकि भारत में 3 पहिया वाहनों का जो विद्युतीकरण हुआ है वो लगभग 50% से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन प्रवेश कर चुके हैं। 2070 के नेट जीरो एजेंडे के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये जो कार्य हो रहा है 50% से आगे बढ़ गया है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, खास के 2 पहिया और 3 पहिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण मील का पत्थर हमने प्राप्त किया है। लेकिन परिवहन क्षेत्र के डिकार्बोनाइजेशन मार्गों का नेतृत्व ट्रक विद्युतीकरण द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, 2 पहिया और 3 पहिया से एयर क्वालिटी इंडेक्स सही नहीं होंगे बड़े स्तर पे। ठीक है, अगर बड़े स्तर पे सही करना है खास के अर्बन क्षेत्रों में, शहरों में, तो वहां पे मेन बात है कि हमें ट्रकों को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल में परिवर्तित करना होगा, बैटरी संचालित ट्रकों का उपयोग करना होगा। हालांकि भारत में एक मिड रेंज इलेक्ट्रिक ट्रक की अग्रिम लागत लगभग 1.5 करोड़ है, जबकि अभी वर्तमान का जो डीजल ट्रक है उसका लागत 40 लाख है। तो ये भी लागत का बहुत बड़ा मार्जिन है, जिसके कारण जो खरीदार हैं, ट्रकों के मालिक हैं, वे इसे एक्सचेंज करने में डर रहे हैं। और चार्जिंग लॉजिस्टिक्स की लागत देश में ई ट्रकों के संक्रमण में बड़ी बाधा बन सकती है। और जो चार्जिंग की समस्या है, पूरे भारत में कहीं भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ है खास के ई ट्रक के लिए, तो कोई भी खरीदने में भी हिचकिचा रहा है। इसके लिए भारत सरकार को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जिससे कि चार्जिंग स्टेशन ज्यादा से ज्यादा लग जाएगा। इसी की बात की जा रही है यहाँ पे हरित माल गलियारा। ठीक है, इसी को बनाने की बात की जा रही है, ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर। तो कुछ एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों को ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर घोषित करने से क्या होगा कि देश में जो बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। भारत में ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर बनाने के लिए व्यवहार्यता अध्याय में तेजी, मांग एकत्रीकरण, आपूर्तिकर्ता तत्परता और एक विवेकपूर्ण जोखिम आवंटन रणनीति की आवश्यकता है। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है ऐसे गलियारे पहले भारतीय ट्रकों की आवाजाही वाले मार्ग पर 500 किलोमीटर के छोटे हिस्से पर विकसित किया जाए, जिससे कि उसके परिणाम हम लोग देख सकें। उसके बाद नवोन्मुखी वित्तीय उपकरण, चार्जिंग बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन करना। उसके बाद उद्यमशीलता प्रयासों की सुविधा और देश में एक अनुकूल नियामक वातावरण भारत में ट्रक विद्युतीकरण के लिए बहुत जरूरी सफलता ला सकता है। यही यदि हम अपने शहरों में जीवन की ताजी सांस चाहते हैं तो हमें इस तरह के ठोस प्रयास करने की तत्काल आवश्यकता का एहसास होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जीने लायक हो सके। ठीक है, अभी दिल्ली की हालत बहुत ज्यादा खराब है, आप जाके सांस लीजिए, लगातार 1 घंटे रहिए, देखिए खुद ब खुद खांसी होने लगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में थे। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब